चलिए तो शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि ये 2-3 चैप्टर को एक साथ इवन 4 चैप्टर्स को क्लब करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चारों का ब्लेंड है। थर्मोडायनेमिक्स हमने यहाँ तो नहीं पढ़ा है बट आपको जितना चाहिए उतना आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो चैप्टर के साथ। इस चैप्टर को मेनली 3 पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट गैल्वेनिक सेल, फिर हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और लास्ट में बात करेंगे कंडक्टिविटी सेल के बारे में। ठीक है ना, तो हमारे पास देखें अगर हम चैप्टर की बात करें तो स्टार्ट करते हैं विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होते हैं गैल्वेनिक सेल या फिर आप इन्हें वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल वो सेल, अच्छा सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है which interconverts chemical and electrical energy। तो एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखें गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो दिस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोनों एक रिवर्स काम करते हैं। ठीक है, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, वो इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल में। दूसरा यहां पे क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करता है? आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी सुनी है? गिब्स फ्री एनर्जी आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सुने? किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है? नेगेटिव। दैट मीन्स एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में सिस्टम की गिब्स एनर्जी डिक्रीज होती है। उस एनर्जी को ये सेल काम में लेता है इलेक्ट्रिकल वर्क करने में। किस में काम में लेता है? और उसी तरह से वो उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आप एक सिंपल सी बात ऐड कर सकते हो कि द एनर्जी रिलीज्ड in a spontaneous process is converted to electrical energy। कहने का इतना सा है कि गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? और उसकी एनर्जी से क्या करवाया जाता है? इलेक्ट्रिकल वर्क। उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। यहां नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो अपने आप नहीं होता, उसे करवाना पड़ता है। उसे करवाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ती है? सप्लाई। तो यहां पर हम बिजली यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं एक रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए। और वो रिएक्शन कैसी होती है? गिवन कंडीशंस पे नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस सिखा रहा हूं, बाकी जब दोनों सेल्स को अलग अलग पढ़ेंगे तो वहां पे और देखा करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है। तो एक गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई जाती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल के अंदर। गैल्वेनिक सेल का एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इनका बेसिक छोटे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। और शुरू करते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के साथ। देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं
और किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको गैल्वेनिक सेल के अंदर ध्यान रखना होता है। तो गैल्वेनिक सेल का जो सबसे पहला और सिंपल सा एग्जांपल है वो है डेनियल सेल। देखो आपको नाम से पता होना चाहिए कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल एक्चुअली जिंक कॉपर सेल होता है, इसी को हम लोग डेनियल सेल के नाम से जानते हैं। ये आपको किसी भी गैल्वेनिक सेल की बेसिक वर्किंग को सिखाता है। तो इसमें क्या होता है, दो कंटेनर्स होते हैं, दो अलग अलग कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे जिंक और कॉपर का सेल है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जिंक का ही एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हैं ZnSO4। तो ZnSO4 वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, इससे क्या होते हैं सोल्यूशन के अंदर Zn2+ और SO4 2- आयंस आते हैं। ऐसे ही यहां पर हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ठीक है, CuSO4 का एक्वस सोल्यूशन। तो Cu2+ और SO4 2-। फिर हम यहां पर जिंक का एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के थ्रू। वायर है, यहाँ पे डिफ्लेक्टर जो आपको बताया कि सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये वायर है जिसके थ्रू कैथोड और एनोड को हमने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया है। अब आप देखें जिंक और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन लाई करता है, जिंक। ठीक है, तो जिंक ऊपर लाई करता है, तो जिंक का क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। एनोड, एनोड एक वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये मैं आपको रिडॉक्स में पढ़ा चुका हूं। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड कैथोड को हम साइन से नहीं पहचान कर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पहचानते हैं। तो क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो बताओ जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा Zn2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि यहां देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक यहां पर क्या बना रहा होगा, एनोड। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो ये बन गया मेरा एनोड। अब देखो जिंक सॉलिड Zn2 में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए। तो एक्चुअली क्या होगा, यहां से जिंक अंदर जाएगा Zn2+ की फॉर्म में, यानी एनोड पर क्या होगा, जिंक विल डिसॉल्व, जिंक विल डिसॉल्व एट एनोड। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए ये इस एनोड में आ जाएंगे। तो क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बताओ एनोड पे कौन सा चार्ज आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज आ रहा होगा, तो इसलिए गैल्वेनिक सेल में एनोड हमेशा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। बोलो समझ में आ रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कहां पहुंचेंगे, कैथोड पर। एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आ गए। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो Cu2+ आयंस हैं वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। Cu2+ एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cu सॉलिड। ऐड करो रिएक्शंस को, तो नेट रिएक्शन क्या बन जाएगी, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गिव्स यू Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ध्यान दें, ये मैं आपको रिडॉक्स में सिखाया था। हम जब इन रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो नेट ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए इनको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। क्या बोलते हैं, यानी कैथोड से एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2। एक्चुअली हम ऐसे बोलते हैं कि 1 मोल जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा, उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल कॉपर ने क्या कर लिए होंगे, गेन। अभी हम आगे इसको यूज करेंगे, हमें हर सेल के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा, तो आपको लिख के दिखा रहा हूं। तो ये इसकी नेट सेल रिएक्शन है। क्या है, नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कहां जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। कहां पर जा रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। बताओ करंट कहां से कहां आएगा, तो ये एक तो आप डायरेक्शन याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है
और ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है। यानी गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ आता है, कैथोड टू एनोड आता है। बोलो कोई डाउट? चलिए, अभी हमारा सेल कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम सेल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सेल का। सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सेल के काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली एक पेस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेस्ट ऑफ जिंक पेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स भी ध्यान रखना, जैसे आपके पास हो गया KCl, जैसे आपके पास हो गया KNO3, या अमोनियम के सॉल्ट हो गए NH4Cl या फिर NH4NO3। ठीक, और ये पेस्ट बनाया जाता है अगर अगर में या जिलेटिन में। अगर कुछ नहीं होता है, एक सब्सटेंस है, पानी डालो तो वो जेली के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो उसको रख के हम इसको भर देते हैं और इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है सॉल्ट ब्रिज। अब इस सॉल्ट ब्रिज के काम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो जितना मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। पहला तो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो देखो सॉल्ट ब्रिज क्या क्या करता है। पहला काम सॉल्ट ब्रिज का, एक तो ये सर्किट कंप्लीट करता है। सो इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। क्या करता है? इंटरनल सर्किट ऑफ सेल को कंप्लीट करता है। दूसरा, मेंटेन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस by supplying oppositely charged ions. और तीसरा काम जो ये करता है, प्रिवेंट्स मिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग of electrolytic solutions and avoid liquid junction potential। तो ये तीन इसके मेन काम होते हैं जो यहां पर करता है। ध्यान से समझना। पहला तो दिख ही गया, देखो सर्किट कंप्लीट है हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। तो मान लो KCl है तो यहाँ पर K+ आयन होंगे और Cl- आयन। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ जैसे मैंने बताया जिंक, एनोड पर जिंक डिसॉल्व हो रहा होगा। तो शुरुआत में सॉल्यूशन में जितने Zn2+ है उतने SO4 रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे Zn2+ का नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बताओ इस सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर Cu+ काम में आ रहा है तो यहाँ कौन सा आएगा, नेगेटिव। आप देखो एनोड नेगेटिव थी, कैथोड पॉजिटिव थी, तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, मान लो 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहां देखो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और उसका साइन इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो यार -1, तो बताओ नेट वोल्टेज कितना आएगा, 1 वोल्ट। ठीक है ना। अभी आप तो उम्मीद कर रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो अगर इन दोनों सॉल्यूशंस पे चार्ज है तो आप जो रीडिंग ले रहे हो वो फॉल्स रीडिंग है, उसमें इस सॉल्यूशन का भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। तो इसलिए इन दोनों सॉल्यूशंस का न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, वरना आप कभी भी सेल का असली वोल्टेज पता नहीं कर सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव ना, तो Cl- बोलेगा तुम इधर जाओ, और K+ से बोलेगा तुम इधर जाओ। Cl- यहाँ पहुँच के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, K+ यहाँ पहुँच के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरह से वो सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखते हैं। बोलो कोई डाउट? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, पुराने समय में जब ये स्ट्रक्चर नहीं आई थी तो
इस सेल को बनाने का एक और तरीका था ये, इधर भरते थे ZnSO4, इधर भरते थे CuSO4, इधर लगाते थे SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, फिर से कनेक्ट करते थे। बताओ यहाँ से सोल्यूशन में क्या आएगा, Zn2+, यहाँ से Cu2+ जाएगा, सोल्यूशन में क्या बचेगा, ज़्यादा SO4 तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अच्छा SPM क्या होती है, SPM से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है, सोल्यूट पास। तो थोड़ी देर में क्या होगा, सारे Zn2+ आयंस यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इन SO4 को इधर खींच रहे होंगे, यहाँ सारे नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, वो जंक्शन जहाँ लिक्विड मिल रहे हैं, लिक्विड जंक्शन जहाँ दोनों लिक्विड मिल रहे हैं, एक्चुअली नहीं मिल रहे हैं, बीच में मेम्ब्रेन है, पर जो आयंस है वो उस मेम्ब्रेन के दोनों साइड इकट्ठा हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते थे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो लिक्विड्स के जंक्शन पर जनरेट हुआ है। क्या जंक्शन है क्या? तो जंक्शन है ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस की कोई बात ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई, नाम से तो लग रहा है पहली प्रॉपर्टी तो इनर्ट होना चाहिए। सो नाइदर ऑफ कैटायन और एनायन should participate in the redox reaction या in the reaction at anode और कैथोड। एनोड और कैथोड की रिएक्शन पे किसी भी आयन को पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए, एक चीज। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। आप मुझे बताओ, हमारा पर्पस था दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बनाना। मान लो K+ की स्पीड Cl- की डबल है, तो सेम टाइम में डबल नंबर ऑफ K+ यहाँ पहुंच रहे होंगे और Cl- कम पहुंच रहे होंगे। बताओ क्या सोल्यूशन न्यूट्रल हो पाएंगे? न्यूट्रल होने के लिए दोनों की, तो द मोबिलिटी जो होती है, स्पीड की हम टर्म यूज करते हैं मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयंस की मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी आपका सॉल्यूशन सेम टाइम पर क्या हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा। कोई डाउट? चलिए, अब इसके बाद आपको इस सेल को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। मतलब देखो, ये सेल रिएक्शन होती है, तो सेल रिएक्शन को देखकर हम सेल को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। बड़ा ही आसान है। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक मेथड सीखते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बोलते हैं लोन मेथड। लोन मेथड में L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जहां होता है वो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, एनोड, और एनोड गैल्वेनिक सेल में हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। मतलब हम एनोड को हमेशा लिखेंगे लेफ्ट साइड में और कैथोड को हमेशा कहां लिखेंगे, राइट साइड। जैसे यहां बताओ एनोड कौन था, जिंक, तो हम क्या लिखेंगे, सेल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं Zn सॉलिड, फिर एक सिंगल बार लगाते हैं जो कि फेजेस को दिखाती है। तो Zn सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+। आप चाहो तो इसे Zn2+ एक्वस भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो Zn सॉलिड चेंजेस टू ZnSO4 एक्वस। फिर दो बार बताती हैं सॉल्ट ब्रिज को। अब सॉल्ट ब्रिज के इधर कौन आ जाएगी, कैथोड। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो Cu2+ एक्वस चेंजेस टू Cu सॉलिड। साथ में यहां आप इनकी कंसंट्रेशन दिखा सकते हैं। यहां पे आप चाहें तो Cu2 की जगह CuSO4 लिख सकते हो एक्वस, और साथ में क्या बनेगा, Cu सॉलिड। समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है किसी को? कॉपी करो, फिर और देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। ये हो गया ना। कई बार आपके पास सेल रिएक्शन के अंदर गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं? जैसे मान लो मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूं, ये Zn सॉलिड प्लस H2 गैस
चेंजेस टू Zn2 प्लस aqueous प्लस 2H प्लस aqueous। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है? सॉलिड का। जैसे जिंक है, जिंक सॉलिड था, ये भी सॉलिड है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को यहाँ पास, क्या हाइड्रोजन गैस का आप इलेक्ट्रोड बना सकते हो? किसी लिक्विड का इलेक्ट्रोड बना सकते हो? पानी का इलेक्ट्रोड थोड़ी बनेगा, है ना। तो लिक्विड और गैसेस के इलेक्ट्रोड्स, तो उस केस में आपको एक बेस इलेक्ट्रोड यूज करना जिसके ऊपर रिएक्शन होगी, जैसे प्लेटिनम, जैसे ग्रेफाइट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुछ नहीं जाता, हम क्या लेकर चलते हैं? प्लेटिनम। जैसे ये रिएक्शन देखो, क्या आप कैथोड एनोड पहचान सकते हो? बताओ। जिंक एनोड, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन क्या बना रहा है? कैथोड। तो देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Zn सॉलिड, Zn2 प्लस aqueous, ये तो कौन हो गया? एनोड। कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन H प्लस aqueous चेंजेस टू H2 गैस। अब क्योंकि गैस का इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लेटिनम। बोलो समझ पा रहे हैं? yes, कोई डाउट है? कई बार ऐसा हो सकता है एनोड कैथोड दोनों पर ही एक्वस स्पीसीज हो और गैसेज हो, तो उस केस में क्या करेंगे? कुछ नहीं, यही करेंगे। जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस एक्वस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, साथ में मीडियम में आएगा H प्लस एक्वस। ये आपकी रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शंस मीडियम डिपेंडेंट होती है, जैसे ये। तो अगर रिएक्शन मीडियम डिपेंडेंट है तो आपको मीडियम को भी डिनोट करना पड़ेगा। बताओ एनोड कौन, कैथोड कौन? Fe2 प्लस एनोड बना रहा है और Mn क्या बना रहा है? कैथोड। तो पहले आप लिखो एनोड, तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। Fe2 प्लस एक्वस चेंजेस टू क्या बनेगा? Fe3 प्लस एक्वस। एक और चीज, यहाँ पर आप आयंस की कंसंट्रेशन लिखते हो और गैस का क्या दिया होता है आपको? प्रेशर। तो इसकी कंडीशन मान लो C1 मोलर है, यहाँ मान लो कुछ C2 मोलर है। एक्वस, एक्वस लिक्विड का इलेक्ट्रोड बन सकता है क्या? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लेटिनम। हाँ भाई, अगली रिएक्शन क्या बनेगी? MnO4 माइनस एक्वस। यहाँ आपको सिखाया था एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है? Mn2 प्लस में, और क्योंकि ये भी एक्वस है तो आपको प्लेटिनम फिर से यूज करना पड़ेगा। ये मेथड याद है आपको समझाने के लिए था। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको सेल की रिएक्शन देखकर क्या बनाना आना चाहिए? सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट होता है सेल को देखकर सेल रिएक्शन लिखना, पर अब इसको लिखेंगे जब हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। अभी तो बेसिक बस मैंने आपको सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है। बोलो कोई यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद चलते हैं हम आगे और सीखते हैं एक और छोटा सा टर्म जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या होता है ये सब आप लोगों ने शायद सुना होगा। मैं इसके बेसिक टाइप पे चलता हूं। मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक एलिमेंट के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट याद रखना, जिसका जो पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव वो वही रिएक्शन शो करेगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो खुद क्या होना चाहेगा? रिड्यूस। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनका नोटेशन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम EOX भी लिखते हैं या फिर हम इसे M चेंजेस टू Mn प्लस से डिनोट करते हैं। मतलब वो देख लेना ऑक्सीडेशन दिखा रहा है वो, अगर वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल इसको हम E रिडक्शन या फिर Mn प्लस चेंजेस टू M लिखते हैं, वो भी आप देख लोगे थोड़ी देर में। यह है सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पर मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन जिनको हम एक फिक्स्ड कंडीशन पर मेजर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं? तो सेकंड जो आपके पास टर्म आता है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अगर किसी चीज को आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर कर लिया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है।
क्या हो जाती है, फिक्स। जैसे कोई स्टैंडर्ड चीज़ बताओ। अपनी ज़िंदगी में क्या चलती है स्टैंडर्ड चीज़, परेशानी, तो वो फिक्स है ना, कहीं भी चले जाओ परेशानी तो रहेगी आपके साथ फिर। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, आपने एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक वैल्यू निकाल ली है। जैसे क्या, जैसे मैं समझाता हूं आपको, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है मान लो 2800 किलोमीटर, 2839 किलोमीटर, 2839 किलोमीटर्स। एक्चुअली आप ये भी तो डिपेंड करें ना, आप दिल्ली के किस कोने में रहते हो और मुंबई के किस कोने में रहते हो, तो आपके लिए वो थोड़ी ना है। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 28 है। जिसने नापी उसने 2 पॉइंट को फिक्स कर लिया और उनको स्टैंडर्ड बना दिया। आप भाड़ में जाओ, तुम कहीं पे भी रहते हो, दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस कितनी है, 2839 किलोमीटर्स है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड प्रिसाइजली एक फिक्स्ड कंडीशन पे डिफाइन कर दी जाती है, उसके बाद जो वेरी करता रहेगा उसके हिसाब से वैल्यूज हम अलग प्रेडिक्ट करेंगे। वो कंडीशनल हम देखेंगे कैसे, वो कंडीशनल होगी ये वैल्यू, और स्टैंडर्ड क्या होगी, वो जो फिक्स कर दी गई है। तो दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस 2839 किलोमीटर है पूरी दुनिया के लिए। अब अगर मैं मुंबई के किसी एक कोने में रहता हूँ, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा वहाँ जुड़ते हैं और 20 किलोमीटर दिल्ली में जुड़ते हैं, तो टोटल डिस्टेंस मेरे लिए कितनी हो गई, 2869 किलोमीटर्स। तो वो ये वाली वैल्यू है नॉर्मल कंडीशन की वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी, 2839। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे किसी इलेक्ट्रोड के लिए बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.3, तो 0.3 तो उसकी हमेशा ही रहेगी। अब अगर आपने स्टैंडर्ड के अलावा कोई और कंडीशन रखी हुई है और वैल्यू आ गई 0.4, तो 0.4 नॉर्मल वैल्यू होगी और 0.3 अब भी कौन सी वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? एक्चुअली क्या लोगों को इसमें डिफरेंस ही पता नहीं होता इलेक्ट्रो के अंदर। मैं इसलिए इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, बेसिक पॉइंट्स पे मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि एक बार आपने बेसिक सीख लिए तो फिर कुछ नहीं बचता चैप्टर के अंदर, फिर आप दिमाग चला सकते हो। और आपके बेसिक्स ही वीक हैं तो फिर आप कितना ही दिमाग चलाओ, चलेगा ही नहीं, है ना, फिर तो वो रटने वाली बात आ जाएगी। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करके चल रहे हैं। तो देखें फिर से आपके पास दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, एक एसओपी जिसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक होगा एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसओपी को डिनोट करते हैं बाय ई नॉट एम चेंजेस टू एम एन प्लस, और एसआरपी को डिनोट करते हैं बाय ई नॉट एम एन प्लस चेंजेस टू एम। इनको डिनोट करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और मैंने साथ में लिख दिया E नॉट इज इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट। चलो प्लस, बताओ ये इसका एसआरपी है या एसओपी है? क्या है? एसओपी। कैसे पता किया? भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख के आपने नोट लिखा है ना, इसका एसओपी है। ऐसे ही अगर मैं Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखकर Cu सॉलिड लिख दूं और बोलो इस रिएक्शन का E नॉट है -0.34 वोल्ट, सॉरी प्लस 0.34, बताओ ये क्या है? इसका एसआरपी है, और ये क्या है? इसका एसओपी है। लेकिन अगर आप दिए गए डेटा से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या है, तो फिर ये मान लेना कि वो एसआरपी है। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है और बोल दिया ई नॉट इतना है, तो हम उसको क्या मानकर चलेंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं ई नॉट फॉर सिल्वर इज 0.8 वोल्ट, क्या आपको इस लाइन से पता लग रहा है कि एसआरपी है एसओपी? नहीं पता लग रहा ना, तो मतलब ये क्या है? समझ गए? कोई डाउट किसी को? हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर ये वैल्यूज कहाँ से आई? उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? आप जानते हो बाय द नेम ऑफ शी, और इस शी का ई नॉट जो है वो कितना मान लिया गया है? 0। अब इससे क्लब करके हम बाकी इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसकी अपने को जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने कैसे होता है। पर कोई पूछ ले आपसे कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं क्या, तो वो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मेरे पास दो टर्म आ गए, एक एसआरपी और एक एसओपी। एसआरपी और एसओपी आपको एक मेटल या एक एलिमेंट के ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताते हैं। तो यहां पे आप लिखें सिग्निफिकेंस ऑफ SOP and SRP values।
जो मैंने आपको बताया, जिस एलिमेंट के लिए जो पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो ही रिएक्शन शो करेगा। जिसका एसओपी ज़्यादा पॉजिटिव वो खुद क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो सामने वाले को रिड्यूस करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। सो मोर पॉजिटिव इज द एसआरपी, more will be the tendency of element to get complete तो कर दो, oxidized, reduced, and better oxidizing agent it will be. Same is for SOP. जिसका SOP ज़्यादा पॉजिटिव होगा उसके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा, और वो उतना ही अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के लिए E0 की वैल्यूज़ देखकर आप उनके ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग टेंडेंसी बता सकते हो, आप उनके ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एलिमेंट है A, B, C, मुझे इन तीनों की E0 वैल्यूज़ दी हुई है -0.69 वोल्ट, -0.34 वोल्ट एंड -0.02 वोल्ट। बताओ इनमें से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अंतरात्मा की आवाज मत सुनो। इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? ए। अच्छा ये तो आप सभी जानते होंगे ना, मैंने बताया नहीं, सॉरी, बट नहीं जानते तो जान लो। एसओपी और एसआरपी, चलिए मुझे बताना है इनमें से कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद, तो आप ये देखो इनमें से कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्यों बताओ, ये इसकी कौन सी वैल्यूज हैं? कुछ नहीं दिया तो एसआरपी। तो अब निकालो इनकी एसओपी वैल्यूज। तो ए के लिए कितनी आ जाएगी, +0.69 वोल्ट, +0.34 वोल्ट, +0.02। बताओ किसका एसओपी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है? So most positive SOP, best reducing agent। कर सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? तो इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और कौन रिड्यूस। यानी हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम दो चीज़ों को क्लब करेंगे तो कौन एनोड बनाना चाहेगा और कौन कैथोड। जैसे भी आपने देखा डेनियल सेल में कौन कौन था? जिंक, कॉपर। मैं आपको वैल्यूज देता हूं। E0 फॉर जिंक जो होता है वो होता है 0.76 वोल्ट माइनस, और E0 ऑफ कॉपर जो होता है वो होता है +0.34 वोल्ट। बताओ एसआरपी एसओपी? एसआरपी। किसका एसआरपी ज्यादा पॉजिटिव है? कॉपर का। तो कॉपर क्या बनाएगा? तो क्या बनाएगा? अबे कैथोड बनाएगा। खुद रिड्यूस होना चाहता है ना, तो कॉपर क्या बनाएगा? कैथोड। और जिंक क्या बनाएगा? वही बना रहा था। तो इस तरह से आप टेंडेंसी पता कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट एनोड बनाएगा, कौन सा क्या बनाएगा, कैथोड। बोलो कोई डाउट? अभी क्वेश्चंस करेंगे नहीं, छोटी मोटी चीज़ें और बताओ मैं आपको, उसके बाद बात करेंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। तो किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने का आपके से बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैं स्टैंडर्ड एनसीईआरटी और आईयूपीएसी को फॉलो करता हूँ, आप भी उसी को फॉलो करें, उसी के थ्रू करें। अगर आप में से कोई और कुछ फॉर्मूला जानता है, यूज़ किया है, तो फिर वो उसी पे स्टिक करे। अगर उसको उससे समझ में आता है तो, कभी यूज़ नहीं किया है, नहीं समझ में आता, सब भूल जाओ, ये यूज़ करना है, ठीक है। किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ये दोनों कौन से पोटेंशियल्स होते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। क्या होते हैं? ये तो हो गया ईएमएफ। इस तरह आपको निकालना होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? E0 सेल। मतलब E0 सेल किसके इक्वल होगा? E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। और ये दोनों कौन सी वैल्यूज होती हैं? SRP। ये दिखने में जितना आसान है, ये सॉल्व करने में उतना ही कंफ्यूजिंग है। जब आप इनको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी, बहुत तीव्र, कि मैं यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज़ करूँ। तो सब भूल जाना, नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या यूज़ करना है?
SRP जब आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो। अगर आप SOP यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूले को बदलो, ये डायरेक्शन है ना, तो इसको ऑक्सीजन से बदलोगे तो माइनस आ जाएगा, तो अपने आप प्लस बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम यही फॉर्म यूज करेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज यूज करेंगे? SRP। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ सेल लिख रहा हूं, मैं आपको कुछ E0 वैल्यूज भी दे रहा हूं, ऐसे आर्बिट्ररी वैल्यूज दे रहा हूं। एक तो है E0 Zn चेंजेस टू Zn2+, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, सॉरी। एक आपको दिया हुआ है E0 Cu2+ चेंजेस टू Cu, इसकी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। एक मैंने आपको दिया हुआ है E0 Cl2 चेंजेस टू Cl-, इसकी वैल्यू है -1.23 वोल्ट, +1.23 वोल्ट। एक आपके पास है E0 Ag+ चेंजेस टू Ag, इसकी वैल्यू है 0.8 वोल्ट। दो सेल बना रहा हूं मैं आपके सामने, Zn solid changes to Zn2+, Ag+ changes to Ag, ठीक है। और दूसरा सेल है Cu changes to Cu2+ and Cl2 changes to Cl- Pt। आपको इन दोनों सेल का E0 सेल बताना है। क्या बताना है? बताएं। सर वो दोनों सेम कौन से? अच्छा ठीक है। चलिए देखें, ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है। E0 सेल क्या बनेगा? E0 ऑफ कैथोड। तो कैथोड का E0 दिया हुआ है, देखो 0.8। हर बार एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन करो, यह है नयन और यह है चक्षु, दोनों को खोल के देख लेना कि वैल्यू SRP है या फिर SOP। कई बार आपकी भावनाओं से खेलेगा, ठीक है, उल्टी करके देगा वैल्यू। तो ये क्या है? SRP है ना? हाँ, तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ये देखो ये SOP है। तो हम इसको बदलेंगे पहले SRP में, तो E0 माइनस ऑफ 0.76, आंसर आ गया 1.56 वोल्ट। समझ गए मेरी बात? किसी को डाउट? इस तरह ये क्लोरीन क्या बना रहा है? कैथोड, तो 1.23 SRP दिया है, माइनस कॉपर एनोड, ये भी SRP है 0.34, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एक गिवन सेल का क्या कैलकुलेट कर सकते हो? E0 सेल कैलकुलेट कर सकते हो। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद इसे हो गया ना, कॉपी उड़ा दूं? कुछ बोल रहा हो? हाँ, और एक, अरे बहुत आएंगे अभी, टेंशन ना को, पहले चीजें सीख लो। फिर देखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सुना है कभी नाम? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, थर्मो में सुनेंगे। अभी तो आप मुझ पे भरोसा कर लें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मोल्स वोल्स पे डिपेंड, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशनल लॉ को फॉलो, आप दो चीजों को ऐड करोगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF दोनों ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो Cu2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, क्या खा लिया? इसका E0 आपको दिया हुआ है +0.34 वोल्ट है। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Cu2+ एक्वस +4 इलेक्ट्रॉन गिव Cu सॉलिड। बताओ इसका E0 कितना हो जाएगा? 0.34, उतना ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसे लॉटरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है, इसलिए। ठीक है, तो EMF इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, E0 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर आपने दो रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड कर दिया तो उनकी E0 वैल्यूज डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने वाले, मैं सब अभी दिखाऊंगा आपको वो भी केस। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डेल्टा जी और ई सेल में एक रिलेशन होता है, जानते हो क्या? बताओ। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF ई सेल, या फिर डेल्टा G0 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो,
NFE0 सेल। तो जो लोग नहीं जानते हो इतना ध्यान रखें, डायरेक्ट वैसे भी याद रखना होता है डिराइव करने के बाद भी अपने को। और एक इक्वेशन होता है आप पढ़ते हो, उसको लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो एक Q मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था, ये वही वाला Q है, रिएक्शन क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। अभी इसको अपन यूज करेंगे, तो अभी तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं, इस वाले पर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, कई बार 2-3 हाफ सेल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? उससे हमें एक नई हाफ सेल रिएक्शन बनानी होती है और उसका EMF निकालना होता है। इसमें आपसे बोलूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस। इस रिएक्शन का E0 आपको दिया हुआ है x वोल्ट। फिर एक रिएक्शन है आपके पास Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इस रिएक्शन का E0 आपको दिया हुआ है y वोल्ट। और आपको Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Fe, इस रिएक्शन का E0 पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को काम मिलेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं और इसको 3 बोल दूं, तो आप लोगों को दिख रहा है 3 रिएक्शन कहां से आएगी, 2 - 1 से। 10 माइनस 10 कर दो तो Fe3 प्लस गया, 3 में से 2 गया, अरे तो लोचा हो गया है। अच्छा यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 3 में से 1 गया 2, Fe माइनस Fe, तो माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, रिएक्शन आ जाएगी। तो अगर मैंने थर्ड रिएक्शन को इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लिखा है, तो मैं E3 की वैल्यू E2 माइनस E1 क्योंकि EMF कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। कैसी प्रॉपर्टी है? लेकिन ये जो गिब्स एनर्जी होती है ना डेल्टा जी, ये होती है एक्सटेंसिव। सुना है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड, तो E तो इसको फॉलो नहीं करेगा लेकिन डेल्टा जी फॉलो करेगा। सो डेल्टा G3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। बोलो समझ में आ रहा है? अब बताओ डेल्टा G3 किसके इक्वल होगा, माइनस n। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व है। बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1, यहाँ 3, यहाँ 2, तो बताओ n की वैल्यू कितनी, सो 2 इंटू F इंटू E3। बोलो दिख रहा है? बताओ डेल्टा G2 कितना होगा, माइनस n की वैल्यू 3 इंटू F इंटू Y, माइनस ऑफ माइनस n की वैल्यू 1 इंटू F इंटू X। समझ रहे हैं? देखो माइनस 2F से डिवाइड करो, E3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3y/2, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस डिवाइड करो तो माइनस x/2। ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3y माइनस x/2। जेईई मेन 2019 ऑनलाइन ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा रिएक्शन ऊपर नीचे थी, बाकी टाइप यही था। तो कभी भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शंस को ऐड करके, देखो ये हाफ सेल रिएक्शंस है। कैसी रिएक्शंस है? हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है, हाफ सेल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? इधर आओ, देखो ये कैसी रिएक्शन है, एक यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? जिसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे वो कौन सी रिएक्शन है, हाफ सेल। जिसमें नहीं दिखाई देंगे वो कौन सी होगी, क्योंकि भी अपन फुल सेल से भी डील करने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी है। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी करें, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह रहेगा, BrO3 माइनस चेंजेस टू BrO माइनस, BrO माइनस चेंजेस टू Br2। ये वैल्यू दी हुई है आपको 0.8 वोल्ट, यहां से यहां जाने के लिए आपको दी हुई है 1.2 वोल्ट। यहां का E0 आपको निकालना है। ट्राई करें। चलिए कितना, 2.8, तो 2 जनों को 2.8 आ रहा है, सही होगा। देखो पहले तो आप रिएक्शंस लिखो यहाँ ब्रेक करके।
सो BrO3 माइनस, यहाँ Br है +5 स्टेट में, यहाँ Br है +1, तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये पहुंचा होगा BrO माइनस में, और इसका E1 नॉट आपको दिया हुआ है 0.8 वोल्ट। बोलो समझ में आ रहा है? फिर अगली रिएक्शन लिखो ये वाली कि BrO माइनस प्लस, अब देखो +1 से Br गया 0 में, तो +1 0 गया 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको आप लिख लो हाफ Br2। चाहो तो 2 से कर लेना मल्टीप्लाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो E2 नॉट की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन क्या है कि BrO3 माइनस जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, हाफ Br2। जो यहां लिख रहा हूं एग्जैक्टली वो यहां लिखो, कोई दिक्कत? ऑप्शन उसमें जान दो भाड़ में, कोई मतलब नहीं उससे अपने को। E3 नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1.2 वोल्ट। 10 प्लस 10 कर दूं, ये आ जाएगा। तो बताओ डेल्टा G3 नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। डेल्टा G3 हो गया -5 इंटू F इंटू E3 नॉट, ये बन गया -4 इंटू F इंटू E1 नॉट, वैल्यू लास्ट में रख लेंगे, प्लस -1 इंटू F इंटू E2 नॉट। तो माइनस 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 गया, E2 नॉट निकालना है आपको, F से F भी गया, E2 नॉट बन जाएगी 5 E3 नॉट -4 E1 नॉट। सो 5 इंटू E3 नॉट कितना है, 1.2 -4 इंटू 0.8, 6 माइनस 3.2, 2.8 वोल्ट। कर सकते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये तरीका है, इसको आप ध्यान रखना। कभी भी 2 हाफ सेल रिएक्शन से उड़ा दूं, ये आपको नई हाफ सेल रिएक्शन बनानी हो तो हम क्या करते हैं, उनके डेल्टा G में डील करते हैं, हम डायरेक्टली E नॉट वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम सीखने जा रहे हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण इक्वेशन जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ, एक सेकेंड, नर्स्ट इक्वेशन से पहले एक और चीज सिखा दूं मैं आपको, स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। देखें ये चीज़ हम पहले भी सीखते हैं, थर्मोडायनामिक्स में भी सीखते हैं, पहले भी आप सीख चुके हो कि किसी भी प्रोसेस के लिए स्पॉन्टेनियस अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होनी है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बताओ उस रिएक्शन का डेल्टा G कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। और आपने थोड़ी देर पहले देखा डेल्टा G किसके इक्वल होता है, -NFE सेल। इसका मतलब उसका E सेल कैसा आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। सही है। और अगर रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हो रही है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर डेल्टा G नॉट 0 आना चाहिए, लेस देन 0। इसका मतलब E नॉट सेल क्या आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर आपको ये पता करना है कि एक सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो फीजेबल यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना चाहिए, उसका ई सेल। अगर आप ई सेल कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ई सेल से ही बात करोगे, पर मान लो डेटा अलाउ ही नहीं कर रहा, आप सिर्फ ई नॉट सेल निकाल पा रहे हो, ई सेल नहीं निकाल पा रहे हो, तो ठीक है, फिर आप ई नॉट सेल से बात करोगे। ई नॉट सेल पॉजिटिव तो सेल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव तो कैसी होगी, नॉन। समझ पा रहे हो? अगर आप ई सेल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो ही सिर्फ किससे बताओगे, ई नॉट सेल से। अगर आप ई सेल कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर आपको ई सेल से ही बात करनी होगी। इन जनरल इन दोनों का साइन सेम ही आता है, बट कभी कभी बदल भी सकता है, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम ई सेल निकालने के बाद ही किसकी बात करेंगे, स्पॉन्टेनिटी की। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें किससे बात करनी पड़ेगी, ई नॉट सेल से। वो भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो तो छोटे मोटे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर।
चलो देखो, जैसे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको, ये जेई में आया हुआ है एडवांस के अंदर बहुत पहले, अब ईयर तो मुझे याद नहीं है, वो आपको शीट में भी दिख जाएगा। आपको कुछ रिएक्शन दी हुई है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लिखने में। MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस। इसका E0 आपको दिया हुआ है 1.51 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन दी हुई है Cr272 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2Cr3 प्लस 7H2O, और इसका E0 आपको दिया हुआ है 1.38 वोल्ट। ऐसे आपको रिएक्शन दी हुई है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस एक्वस। इसका E0 दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। और एक रिएक्शन दी हुई है Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस, E0 है 1.4 वोल्ट। ये कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ FeNO3 होल ट्वाइस के लिए। मतलब आपको ये पता करना है कि FeNO3 होल ट्वाइस सोल्यूशन में कितना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं समझाऊँ आपको, टाइट्रेशन करवाते हैं। हम Fe2 प्लस को MnO4 माइनस और Cr2 के साथ क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, और दोनों की इक्विवेलेंट्स को बराबर करके हम Fe2 प्लस पता कर सकते हैं। ऐसा कोई एक तरीका होता है। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कह रहा है कि MnO4 माइनस कैन बी यूज्ड इन aqueous HCl। ऑप्शन 2, MnO4 minus can be used in aqueous H2SO4। ऑप्शन 3, Cr2O72 minus can be used in aqueous H2SO4। और फोर्थ, Cr2O72 minus can be used in aqueous HCl। ये बोला कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, हम देखेंगे फिजिबिलिटी। क्या देखेंगे भाई, क्या है MnO4 माइनस, अब ये आपका पढ़ा हुआ है, रेडॉक्स मैंने पढ़ाया था अच्छे से, अगर आप लोगों को याद हो। MnO4 माइनस Cr2O72 माइनस दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये दोनों ही Cl माइनस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, Cl2 में, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे इन दोनों में से अगर ये आप यूज कर रहे हो और ये Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, हम चेक करेंगे इस चीज को, ठीक है। समझो मेरी बात को, अगर ये MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो खुद किस में कन्वर्ट होगा, +2। बताओ Mn +7 से किस में आ गया, +2, ये क्या बनाएगा, कैथोड। बताओ Cl-1 से कहाँ चला गया, 0, ये क्या बनाएगा, एनोड। अब आप इसका E0 सेल निकालो। क्या निकालोगे, E0 सेल पॉजिटिव आ गया तो ये रिएक्शन होगी, और नेगेटिव आया तो रिएक्शन। चलिए E0 सेल किसके इक्वल होगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। बताओ कैथोड कौन, Mn का SRP दिया हुआ है 1.51 माइनस एनोड। बताओ Cl का SRP कितना है, SRP है ना, तो कितना हो जाएगा 1.4 वोल्ट। बताओ वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कोई डाउट, समझ में आ रहा है। अच्छा, यही काम अगर Cr272 माइनस करता तो उसका E0 सेल निकाल लो। कितना, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैसा आ रहा है, ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोला समझ में आ रहा है। अब मेरी बात समझना, हम MnO4 माइनस या Cr272 को किसके लिए यूज कर रहे थे, Fe2 प्लस के लिए। तो हम ये चाहते थे कि सारा का सारा किससे रिएक्ट करे, Fe2 प्लस से। लेकिन आप देखो, अगर आप MnO4 माइनस को HCl के साथ यूज करोगे तो MnO4 माइनस Fe2 प्लस से भी रिएक्ट करेगा और Cl माइनस से भी करेगा, तो आपकी रीडिंग तो गलत आने वाली है। आप तो ये मानकर चल रहे हो कि मान लो 2 मोल MnO4 माइनस काम में आया, तो आप तो ये मान के चल रहे हो कि 2 का 2 मोल किसके काम में आया होगा, Fe2 प्लस के। लेकिन यहाँ तो पिक्चर बदल गई, 2 मोल का कुछ पार्ट Fe2 प्लस से रिएक्ट कर रहा होगा और कुछ पार्ट Cl। इसका मतलब मैं MnO4 माइनस को HCl के साथ यूज, तो बता मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है,
तो यही मेरा आंसर होगा। सर एक और क्वेश्चन। भाई इसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मैंने जो MnO4 माइनस यूज़ किया था उसकी रिएक्शन में करवाना चाहता था Fe2+ के साथ, लेकिन वो Fe2+ के साथ साथ किससे और रिएक्ट कर रहा है, Cl- के साथ। तो मैं तो चाहता ही नहीं ना Cl, मेरी तो रीडिंग ही गलत आएगी। भाई मैं चाह रहा सारा MnO4 Fe से रिएक्ट कर जाएगा तो मैं दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर कर लूँगा, पर यहाँ तो MnO4 दो जगह जा रहा है, इसलिए मैं MnO4 माइनस को HCl के साथ यूज़ Cr272- को कर सकता हूँ, क्योंकि Cr272- के लिए E0 कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो वो Cl- को ऑक्सीडाइज, इसलिए वो सारा का सारा किससे रिएक्ट करेगा, Fe2+ से। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप, क्योंकि देखो मैं यहाँ ई सेल नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने E0 सेल निकाला, E0 सेल का साइन देखा और अपना आंसर दे दिया। कोई दिक्कत, समझ सकते हैं यहाँ तक। तो ये थे बेसिक्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उसको स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन से रिलेट करते हैं। इन सबको कवर करने के बाद अब हम सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर का इस पार्ट का बैकबोन, जिसे हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, जिसको आपको ठीक से डील करना आना चाहिए। तो देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन, अगर आपके पास कोई एक रिवर्सिबल सेल रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, देखो मैं आपको बता दूं हमारे सिलेबस में सिर्फ रिवर्सिबल सेल्स हैं, और ये आप जितनी भी रिएक्शंस देख रहे हो ये सब रिवर्सिबल हैं, इक्विलिब्रियम पर आती हैं। हम दिखाते नहीं है इस चैप्टर में, पर सारी रिएक्शंस कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, मतलब वो इक्विलिब्रियम को अटेन करती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल सेल रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम हम डेल्टा जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G0 प्लस RT-ln-Q लिख सकते हैं। अभी भी आपने देखा होता है डेल्टा जी को हम कितना लिख सकते हैं, -NF-E सेल, डेल्टा G0 लिख सकते हैं -NF-E0 सेल प्लस RT-ln-Q। तो यहां से आप E सेल की वैल्यू कितने लिख लोगे, E0 सेल माइनस ln को तो लॉग में, सो 2.303 RT/NF इंटू log द बेस 10Q। ये रिलेशन तो आप किसी भी टेम्परेचर पे लगा सकते हो, लेकिन आयनिक और इलेक्ट्रो में अगर कुछ नहीं दिया तो टेम्परेचर लेकर चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, आयनिक इलेक्ट्रो थर्मो तीनों में ही, ठीक है। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यूज रखें तो देखो T, R और F होता है फैराडे 96500, आप सभी जानते हो। तो ये इक्वेशन एक सुंदर सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591/n log Q, या फिर 0.059 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख लेते हैं, 0.06। समझ पा रहे हैं। तो ये N है, ये E0 सेल है, ये रिएक्शन क्वेश्चन Q है। और अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम एक गिवन सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ये आपने सीख लिया, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। चलिए उससे पहले एक और चीज़ बतानी है मेरे को, ये तो हुआ नॉर्मल सेल। अब जब ये सेल आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे, कहाँ पे आ जाएगा, तो जब सेल इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर ई सेल कितना हो जाता है, 0, और क्यू किसके इक्वल हो जाता है, के इक्विलिब्रियम। ई सेल 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू भी कितनी आती है, 0। वैल्यू रखो तो यहां से आपको E0 सेल का इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 0.0591/n log के इक्विलिब्रियम। तो कई बार आपसे डायरेक्ट एक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेता है, और कई बार आपको पूरा इक्वेशन यूज करना होता है। तो आप सीखते हैं, देखते हैं कि हम कैसे नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो नर्न्स्ट इक्वेशन को फॉलो करने के कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको एक सेल रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। सेल दिया होगा आपको सेल रिएक्शन लिखनी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं हम। एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखें,
ये आपको एक सेल दिया है, सेल इज Sn solid changes to Sn2 plus aqueous salt bridge। उसके बाद आपके पास है Pb2 plus aqueous changes to Pb solid। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है 1 मोलर, इसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है 10⁻³ मोलर। आपको E0 Sn2 plus changes to Sn दिया है -0.14 वोल्ट, और आपको E0 Pb2 प्लस चेंजेस टू Pb दिया हुआ है विच इज -0.13 वोल्ट। आपको E सेल कैलकुलेट करना है एंड कमेंट ऑन सेल रिप्रेजेंटेशन कि आपका सेल रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं, मतलब जो एनोड लिखी हुई वो एक्चुअली एनोड है या नहीं, जो कैथोड लिखी हुई कैथोड है या नहीं, है ना। चलो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इस सेल की नेट सेल रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे, ये आपको लिखना आना चाहिए, हर जगह आपको करना पड़ेगा इसमें नॉन इक्वेशन में। तो बताओ लेफ्ट में जो लिखा है एनोड और राइट में जो लिखा है, कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देगा Sn2 प्लस चेंजेस टू Sn, लिख देने दो। लेफ्ट में क्या होती है, हमेशा एनोड ही होती है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए तो एनोड की रिएक्शन लिखो, बताओ क्या बनेगी। सो Sn सॉलिड चेंजेस टू Sn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लिखो कैथोड की रिएक्शन। कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर Pb2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Pb सॉलिड। ऐड, हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, ऐड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि नंबर क्या होना चाहिए, कैंसिल। ये जो नंबर कैंसिल हुआ यही n दिखाता है, नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज दिख रहा है n, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपके आ गए। ठीक है, चलिए अब नेट रिएक्शन लिखो तो क्या बनेगी, Sn सॉलिड प्लस Pb2 प्लस एक्वस गिव्स यू Sn2 प्लस एक्वस प्लस Pb सॉलिड। सही है क्या। अब आओ केमिकल इक्विलिब्रियम पे, आप इस रिएक्शन का लिखो Q, तो सॉलिड लेट इट गो टू भाड़, ये भी सॉलिड, ये भी गया भाड़ में, बचा कौन, कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस। कोई डाउट। चलिए तीसरा काम आप खुद देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चाहिए। ई सेल तो आपको निकालना है, E0 सेल चाहिए, N चाहिए और Q चाहिए। तो Q आ चुका है, N आ चुका, कौन बचा, बताओ E0 सेल किसके बराबर होता है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। हाँ भाई बताओ E0 ऑफ कैथोड कितना, जरा देख लेना वैल्यूज कौन सी दी है। तो E0 कैथोड कितना, -0.13 माइनस E0 एनोड कितना, प्लस ये प्लस 0.14। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई, -0.27 वोल्ट। और इसी प्रकार आपका गेम हो चुका है। वही तो बोल रहा हूँ मैं भी, यही तो मैं कह रहा था आपसे। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने आप को, आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी, हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये रिएक्शन आपको सिर्फ ये बताने के लिए है कि टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और टिन एनोड बना रहा है, लेकिन मैं यूज तो उसका क्या करूंगा, SRP, और इसका SRP मुझे दिया हुआ है -0.14। चुपचाप बिना दिमाग लगाए जैसा दिया है वैसा यूज कर लेना, वरना गेम होते देर नहीं लगेगी, है ना। 0.01 वोल्ट। बताओ इस सेल का E0 सेल कैसा आया, बताओ सेल रिएक्शन, अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं यहाँ E सेल निकाल सकता हूँ, यही मैं आपको सिखा रहा था। अगर आपके पास डेटा है E सेल निकालने का तो स्पॉन्टेनिटी किससे बताओगे, अगर E0 सेल से बताओगे तो फिर से क्या हो सकता है, हो चुका। जिसने बोला ना E0 सेल
प्लस आ गया स्पॉन्टेनियस, उसका तो हो चुका गेम। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, भी देखना। अब लगाओ नर्स्ट इक्वेशन, बताओ ई सेल इक्वल टू क्या बनेगा, ई नॉट सेल 0.01 माइनस, सुविधा के लिए 0.06 ले लूं, n की वैल्यू 2 log q, बताओ कंसिडरेशन टू प्लस 1 10 टू पावर -3 कितना बना 10 टू द पावर 3 आ गया log 10 1 339, आंसर आ गया -0.08 वोल्ट। ई सेल ये भैया ये आ गई नॉन स्पॉन्टेनियस, गेम ओवर। समझ गए? तो हर एक पॉइंट का आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स इनका आपको ध्यान रखना होगा। जब आप ई सेल ई नॉट सेल दोनों निकाल सकते हो तो ई सेल ही निकालो और स्पॉन्टेनिटी की बात करो। जब आप ई सेल नहीं निकाल सकते हो तब आप ई नॉट सेल निकालो। जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, वहाँ हम ई सेल नहीं निकाल सकते तो हमने ई नॉट सेल से बात कर ली। विदाउट, चलिए बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 टाइप्स अलग अलग, ताकि आप आराम से डील कर पाओ, आराम से। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं? नहीं है, नेगेटिव आ गया ना, नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब जिसको कैथोड माना था उसको एनोड मान लिया, और जिसको एनोड माना था उसको क्या मान लिया, कैथोड। उल्टा कर दो, लेड को एनोड बनाओ, टिन को कैथोड बनाओ, तब जाके आपका सेल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा। सर मतलब इसको चेंज करना ही करना क्या? अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं पूछा उसने, बता दिया हमने, फोकट दिमाग क्यों लगाए अपन। ऐसा हमेशा नहीं है ना, ई नॉट सेल से भी लिख सकते हैं कि सर हर बार ई सेल से। अगर ई सेल कैलकुलेट कर पा रहे हो तो ई सेल से ही देखोगे। मोस्टली दोनों का साइन सेम आता है, पर कभी कभी, और एग्जाम में कभी कभी वाले आते हैं, इसलिए। देखिए आपको एक सेल दिया हुआ है, Zn सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस एक्वस, यहाँ लिखा हुआ है 0.01 मोलर। फिर आपको आगे दिया हुआ है Fe2 प्लस एक्वस, और यहाँ पर दिया हुआ है 0.001 मोलर और Fe। और लाहौल विला कुव्वत, ई नॉट Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस की वैल्यू दी हुई है 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe की वैल्यू कितनी दे दी है। ये बड़ा प्रॉब्लम वाला काम है। एक सेकेंड दे मुझे, मैं वैल्यू एडजस्ट कर दूं थोड़ी सी। चलो ऐसे दे रहा हूँ वैल्यू, थोड़ा आप देख लेना। -0.46 वोल्ट। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ भाई आ गया आंसर 10। चलो देखते हैं भाई, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम पे तो ई सेल 0 हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0.06/n log k इक्विलिब्रियम। सही है? बताओ ई नॉट सेल कितना, कैथोड माइनस एनोड। तो देखो कैथोड का SRP है, लेकिन एनोड का SOP है, तो इसका SRP -0.76 हो जाएगा। तो ई नॉट सेल निकालो सबसे पहले तो इसका ई नॉट सेल हो गया ई नॉट ऑफ कैथोड -0.46 माइनस ऑफ -0.76 प्लस 0.3, तो ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.06/n के लिए दिख रही है। बिना सेल रिएक्शन लिखे आप n निकाल सकते हो। दोनों का चेंज देखो और उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। n की वैल्यू आ गई 2। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई। log k इक्विलिब्रियम 0.3 से 0.03 गया, तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 नहीं आ गई, 10 टू द पावर 10।
10 समझ गए? कर सकते हैं, कोई डाउट किसी को? सर 1/10 होगा ना 10 की पावर। क्यों? 0.3/0.03 10 ही तो बचेगा। कई बार क्या होता है, सेल के अंदर हाइड्रोजन घुस जाती है। कौन घुस जाती है? मतलब एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का बन जाता है, और जहां हाइड्रोजन घुस गई वहां H+ आएगा, और जहां H+ आ गया वहां आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रो के क्वेश्चन को आयनिक से डायरेक्टली रिलेट कर लिया जाता है। जैसे देखें ये क्वेश्चन, PtH2 गैस 1 atm changes to H+ aqueous, Zn2+ changes to Zn solid। इसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर। E0 Zn2+ चेंजेस टू Zn आपको दिया हुआ है -0, ऐसा करो थोड़ा चेंज, चलो हाँ जाने दो, चलो रहने दो, Cu2+ बनाते हैं, 1 मोलर ले लेते हैं, ये Cu सॉलिड, और आपको E0 दिया हुआ है Cu का 0.34। कैलकुलेट pH ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। एनोड बनाया, बताओ एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो H2 यहाँ पर 0 स्टेट में है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? 2H+ aqueous, और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचेंगे, Cu2+ aqueous प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना देगा? Cu सॉलिड। ऐड करो, नेट रिएक्शन क्या बन गई? H2 गैस प्लस Cu2+ aqueous gives 2H+ aqueous प्लस Cu सॉलिड। Q लिखो Q, तो Q क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ होल स्क्वायर, ये तो सॉलिड है, अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो H+ की कंसंट्रेशन तो पता नहीं, निकालनी पड़ेगी। प्रेशर ऑफ H2 1 है और ये 0.1 है, तो ओवरऑल बन गई 10 इंटू H+ होल स्क्वायर। N दिख रहा है 2 है, बताओ E0 सेल कितना होगा? सॉरी, आपको इसका E सेल भी देना था मुझे, वो नहीं दिया मैंने। तो आप इसका E सेल जो है वो ले लो 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो बताओ E0 सेल क्या होगा? E0 ऑफ कैथोड माइनस एनोड, एनोड तो हाइड्रोजन है 0 होता है, तो कैथोड के बराबर ही हो गया 0.34। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल 0.5 गलत लिख दिया मैंने, 0.46 कर लो आप, एक काम करो इसको, तो 0.46 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 0.34 माइनस 0.06 बाय n log 10 इंटू H+ होल स्क्वायर। दिख रहा है? तो ये इधर आया 0.12, 0.03, 4 टाइम्स गया, सो 4 इज इक्वल्स टू माइनस log 10 माइनस log H+ होल स्क्वायर। पावर को आगे ले लो 2, माइनस log 10 -1, इसको इधर लाओ, 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, क्या मैं इसको माइनस log H+ लिख दूं? बताओ माइनस log H+ क्या होता है? pH। तो बताओ pH की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5। क्वेश्चन खत्म। समझ रहे हैं? अब इस क्वेश्चन को पूछने के अथाह तरीके हैं। अथाह, देखो सिर्फ शक्ल बदलती जाएगी, कंसेप्ट क्या रहने वाला है सेम। इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे पूछ सकता था, PtH2 गैस CH3COOH Cu2+ aqueous चेंजेस टू Cu सॉलिड। मैं आपको इसे कंसीडर देता 0.1 मोलर और बोलता बताओ इस एसिड का Ka कितना होगा?
ये रहे पीएच, पीएच से आप इसका निकाल लोगे अल्फा, और अल्फा से आप क्या निकाल सकते हो, के। पीटी H2 गैस, चलो थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। देखो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, मान लो मुझे ई सेल नहीं पता था, है ना, तो देखो इसका ई सेल क्या बनता है, और मान लो एक बार के लिए सेल ऐसे बता देता हूँ मैं कि मैंने यहाँ लिख दिया CH3COOH प्लस CH3COONA, Cu2 प्लस और Cu, ये 1 मोलर, ये 1 ATM, ठीक है। मैंने आपको दे दिया K 10⁻⁻5, बाकी सब ठीक है, आपको ई सेल बताना है। तो देखो अब मैं वापस सेल रिएक्शन लिखता ही है, अब Cu2 प्लस भी कितना हो जाता, 1, तो Q किसके इक्वल हो जाता, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर, बाकी सब सेम चल रहा है ना। अब बताओ ई सेल क्या बनता, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06/n लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस होल स्क्वायर। बेस से पावर आ गया, ही कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस को कर दो माइनस अंदर, ये क्या बन गया, बताओ, रटना नहीं है कुछ भी, मैं बस करके दिखा रहा हूँ आपको, प्लस 0.06 इंटू तो ई नॉट सेल तो आपको होता है 0.34। अब अगर आपको कहीं से यहाँ की पीएच पता लग जाए, और मान लो ये है 0.1 और ये है 0.2, तो बताओ आप उस पीएच के लिए यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये एक बफर सोल्यूशन है, बफर की पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, 0.1 से 0.1 गया, log 2 0.3, क्वेश्चन खत्म। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता था, Pt H2 गैस CH3COONA 0.1 मोलर, Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu, ये 1 मोलर, ये 1 ATM, बताओ सेल का EMF कितना, ठीक है। ये क्या है, एक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, पहले निकालो इसकी पीएच, हाँ भाई 7 प्लस हाफ है ना, के वही ले लेंगे, pKa, आपको सिखाया था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करेगा, 7 से ज्यादा आएगी तो 7 प्लस हाफ pK प्लस log C। अब भी आपने याद नहीं रखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो इसके अंदर है ना, बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया था। pH कितनी आ गई, 7 प्लस हाफ 5 प्लस log C यानी -1, 5 - 1 4, 4/2 is 2, 7 + 2 9, pH के लिए 9 रख दो, फिर से आंसर। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आयनिक को इलेक्ट्रो में घुसाया जा सकता है। मैं पहले बता दूं ये सब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं होने को तो, बट पूछ ले तो पूछ ले। तो कंसेप्ट क्या है, अगर आपको ऐसे लिख के दिया है तो आप इसकी जगह क्या लिख दोगे H+, इसकी जगह भी क्या लिख दोगे H+, इसकी जगह भी क्या लिख दोगे H+, और फिर ऐसे सेल रिएक्शन लिखोगे। सेल रिएक्शन लिखकर उस H+ की डिपेंडेंसी देख लो, पीएच का टर्म बनाना आपको, जैसे मैंने बनाया आपके सामने। यहाँ कुछ नहीं याद रख सकते आप, कोई फायदा ही नहीं है। मैंने पीएच का टर्म बनाया ऐसे, अब उसकी पीएच कैलकुलेट करके यहाँ रख दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। चलिए बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैं इसके ऊपर आपको और टाइप्स वैरायटीज़ करवाऊंगा, हम अलग अलग हाफ इनको भी और सीखना है कुछ चीज़ें में, और उसके बाद इसके अगले पार्ट को शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।